नमस्कार। आज हम कोशिका के अंदरूनी कामकाज को थोड़ा और गहराई से समझने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। आज की चर्चा का विषय है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस। यानी कोशिका के अंदर चीजों का जमा होना। हमारे पास कुछ नोट्स और स्लाइड्स भी हैं इस पर। सही। और हमारा मकसद है ये समझना कि कोशिकाएं आखिर क्यों और कैसे कुछ चीजें जैसे ग्लाइकोजन और पिगमेंट्स जमा करती हैं। तो मुख्य रूप से दो तरह के जमाव देखेंगे हम। एक ग्लाइकोजन और दूसरा पिगमेंट्स। और पिगमेंट्स भी दो तरह के हो सकते हैं। हाँ, या तो बाहर से आने वाले एक्सोजेनस जैसे कोई धूल कण वगैरह, बिल्कुल। या फिर वो जो शरीर खुद बनाता है यानी एंडोजेनस। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हाँ। और देखिए, ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जमाव अक्सर हमें बहुत कुछ बताते हैं। जैसे कोशिका के मेटाबॉलिज्म में कोई गड़बड़ी तो नहीं, या कोशिका किसी बाहरी चीज के असर में तो नहीं आई, या फिर ये बस उम्र बढ़ने का एक संकेत हो सकता है। ये छोटे छोटे सुराग हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ग्लाइकोजन से शुरू करें। सामान्य तौर पर तो ये ऊर्जा का स्रोत है ना? साइटोप्लाज्मिक ग्लूकोज का रेडी स्टॉक। एकदम सही, ये बिल्कुल सामान्य है, ऊर्जा का भंडार है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब ये असामान्य रूप से जमा होने लगे। असामान्य रूप से? हाँ, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये खाली साफ वैक्यूल जैसा दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टैंडर्ड फिक्सेटिव्स यूज होते हैं लैब में, पानी वाले, उनमें ये घुल जाता है। तो पता कैसे चलता है कि ये ग्लाइकोजन ही है? उसके लिए खास स्टेन्स हैं, जैसे बेस कार्मिन या फिर PAS स्टेन, जो इसे ये खास गुलाबी बैंगनी रंग देता है। और वो डायास्टेज वाली क्या बात थी, उससे पुष्टि कैसे होती है? हाँ, वो कंफर्म करने के लिए है। डायास्टेज एक एंजाइम है, ये ग्लाइकोजन को मतलब पचा देता है, उसे हटा देता है। अच्छा। तो अगर हम सैंपल पे पहले डायास्टेज डालें, फिर PAS स्टेन करें और वो गुलाबी बैंगनी रंग ना आए, तो समझो पक्का हो गया कि वो ग्लाइकोजन ही था जो अब निकल गया। समझ गए, बिल्कुल पक्का तरीका। और ये पैथोलॉजिकल जमाव कब दिखता है, मतलब किन बीमारियों में? देखिए, सबसे आम उदाहरण तो है डायबिटीज मेलिटस। उसमें ग्लाइकोजन आपको गुर्दे की नलिकाओं में, मतलब रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम में, लिवर कोशिकाओं में, पैंक्रियास की बीटा सेल्स में, यहाँ तक कि हृदय की मांसपेशियों में भी जमा मिल सकता है। अरे बाप रे। और फिर कुछ जेनेटिक बीमारियां भी हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस या ग्लाइकोजिनोसिस। इनमें क्या होता है कि किसी एंजाइम की पैदाइशी कमी होती है। तो ग्लाइकोजन टूट नहीं पाता? हाँ, टूट नहीं पाता और बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है। इससे कोशिका को नुकसान पहुंचता है, वो मर भी सकती है। जैसे वॉन गियरकेस डिजीज है, पोम्पेज डिजीज है, ये सब इसके प्रकार हैं। ठीक है, तो ये तो हुई ग्लाइकोजन की बात। अब आते हैं उन पिगमेंट्स पर जो बाहर से आते हैं, एक्सोजेनस वाले। हाँ, इसमें सबसे आम, जैसा आपने पहले इशारा किया, वो है कार्बन, मतलब कोयले की धूल या साधारण कालिक जो प्रदूषण में होती है, जो हम सांस के साथ अंदर ले लेते हैं। बिल्कुल। फेफड़ों में खास कोशिकाएं होती हैं, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, वो इन कार्बन कणों को पकड़ लेती हैं और फिर ये कण लिम्फेटिक्स के रास्ते फेफड़ों के पास के लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाते हैं, ट्रैकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स तक। और इसका नतीजा? फेफड़े काले पड़ जाते होंगे। हाँ। फेफड़े और लिम्फ नोड्स काले पड़ जाते हैं, इसे एंथ्रेसिस कहते हैं। शहरी लोगों में ये थोड़ा बहुत मिलना आम है और ज्यादातर नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन कोयला खनिकों में? हाँ, उनमें ये जमाव बहुत ज्यादा हो सकता है और तब ये गंभीर रूप ले सकता है। फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो सकती है, मतलब स्कारिंग हो सकती है, एम्फेसीमा हो सकता है। इसे फिर कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं। ओह, और टैटूज का क्या? वो भी तो बाहरी पिगमेंट है। हाँ, बिल्कुल सही। टैटू पिगमेंट्स त्वचा में इंजेक्ट किए जाते हैं ना। हाँ। तो त्वचा की जो मैक्रोफेजेस होती हैं, डर्मल मैक्रोफेजेस, वो उन्हें फैगोसाइटोस कर लेती हैं, मतलब खा लेती हैं। और मजे की बात यह है कि ये पिगमेंट्स वहीं पड़े रहते हैं, हमेशा के लिए? लगभग हमेशा के लिए। और आमतौर पे कोई खास सूजन या दिक्कत नहीं करते, वो कोशिकाएं उन्हें वहीं बंद कर देती हैं। कमाल है। अच्छा, अब शरीर के अंदर बनने वाले पिगमेंट्स पर आते हैं, एंडोजेनस। पहला नाम है लिपोफ्यूसिन। इसे वेयर एंड टेयर पिगमेंट भी कहते हैं। हाँ, सही पकड़ा आपने। लिपोफ्यूसिन ये एक पीले भूरे रंग का बारीक दानेदार पिगमेंट होता है, अक्सर कोशिका के न्यूक्लियस के पास जमा होता है। और ये बनता कैसे है? ये बनता है कोशिका की झिल्लियों में जो लिपिड्स होते हैं उनके पेरोक्सिडेशन से, खासकर फ्री रेडिकल्स के हमले की वजह से। इसीलिए इसे उम्र बढ़ने और फ्री रेडिकल डैमेज का एक तरह का निशान मानते हैं। तो क्या ये कोशिका के लिए बुरा है, मतलब हानिकारक है? नहीं, दिलचस्प बात यही है।
इसे सीधे तौर पे कोशिका के लिए हानिकारक नहीं माना जाता। हाँ, ये बुजुर्गों में या जिन्हें गंभीर कुपोषण हो या कैकेक्सिया हो, उनके लिवर और हृदय की कोशिकाओं में ज्यादा दिखता है। तो ये बस एक निशान है, जैसे उम्र का। हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। ठीक है। और दूसरा अहम इंडोजिनस पिगमेंट है मेलेनिन। ये तो त्वचा के रंग से जुड़ा है। बिल्कुल। मेलेनिन वही भूरा काला पिगमेंट है जिसे हमारी त्वचा की कोशिकाएं मेलानोसाइट्स बनाती हैं। ये टायरोजिन नाम के अमीनो एसिड से बनता है, टायरोजिनेज एंजाइम की मदद से। और इसका काम? यूवी किरणों से बचाना। एकदम सही। इसका मुख्य काम त्वचा को सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाना है। और पैथोलॉजी में इसका जिक्र कब आता है? जब ये असामान्य रूप से जमा हो, जैसे मेलानोमा, जो एक तरह का त्वचा का कैंसर है, उसमें मेलेनिन बहुत होता है। या फिर कभी चोट या सूजन के बाद त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं ना। हाँ, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं शायद। बिल्कुल, उसमें भी मेलेनिन जमा होता है। और एक और खास स्थिति है ओक्रोनोसिस। वो क्या है? ये एक दुर्लभ मेटाबॉलिक बीमारी होती है, एल्कैप्टोन्यूरिया। उसमें होमोजेंटिसिक एसिड नाम का एक काला पिगमेंट जमा होने लगता है ऊतकों में। अच्छा, बहुत तरह की पिगमेंट्स है। अब आखिरी वाले पर आते हैं, हीमोसाइडरिन। ये लोहे मतलब आयरन से संबंधित है। हाँ जी, बिल्कुल। हीमोसाइडरिन असल में आयरन का स्टोरेज रूप है। ये फेरेटिन नाम के प्रोटीन के गुच्छों, माइसेल्स, के जमा होने से बनता है। दिखता कैसा है ये? ये सुनहरे पीले से भूरे रंग का दानेदार पिगमेंट होता है। माइक्रोस्कोप में दिखता है। और इसकी पहचान के लिए एक खास स्टेन है, प्रशियन ब्लू। यह आयरन को नीला कर देता है। और ये शरीर में सामान्य रूप से कहाँ पाया जाता है? सामान्य रूप से ये उन जगहों पर मिलता है जहां पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़कर आयरन रिसाइकिल किया जाता है। जैसे बोन मैरो, अस्थि मज्जा, स्प्लीन, प्लीहा और लिवर। यहाँ की जो मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, वो ये काम करती हैं। उनमें सामान्य मात्रा में हीमोसाइडरिन होता है। ठीक है। और असामान्य जमाव कब होता है? पैथोलॉजिकल? दो मुख्य स्थितियां हैं। एक है लोकल हीमोसिडरोसिस। ये तब होता है जब किसी एक जगह पर खून बहता है, जैसे चोट लगने पर नील पड़ जाता है ना, ब्रूज। हाँ, बिल्कुल। उस नील का रंग बदलते देखा है, हरा, पीला, भूरा। वो असल में हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। पहले बिलीवर्डिन हरा, फिर बिलीरुबिन पीला, और जो आयरन निकलता है वो हीमोसिडरिन के रूप में वहीं जमा हो जाता है। अच्छा, ये तो रोज देखते हैं हम। और दूसरी स्थिति? दूसरी है सिस्टेमिक हीमोसिडरोसिस, मतलब जब पूरे शरीर में आयरन जरूरत से ज्यादा जमा हो जाए। ऐसा क्यों होता है? कई कारण हो सकते हैं, जैसे खाने से जरूरत से ज्यादा आयरन अब्जॉर्ब होना, ये हीमोप्रोमेटोसिस नाम की जेनेटिक बीमारी में होता है। या फिर बहुत ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं टूटना, जैसे हीमोलिटिक एनीमियाज में। या फिर किसी को बार बार खून चढ़ाना पड़े, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। तो ये अतिरिक्त आयरन कहाँ जाता है? ये लिवर, पैंक्रियाज, हृदय जैसे कई अंगों में जमा होने लगता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। आयरन ओवरलोड कहते हैं इसे। समझ गए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने ग्लाइकोजन देखा जो ऊर्जा भंडार है, पर डायबिटीज या ग्लाइकोजिनोसिस में दिक्कत कर सकता है। हाँ। फिर कार्बन देखा, बाहरी चीज जिससे एंथ्रोकोसिस हो सकता है। सही। फिर लिपोफुसिन, उम्र का निशान। मेलेनिन, त्वचा का रक्षक, पर मेलेनोमा में भी दिखता है। और आखिर में हीमोसिडरिन, आयरन का भंडार जो चोट या आयरन ओवरलोड में जमा होता है। हर एक की अपनी कहानी है। बिल्कुल सही कहा। ये सारे जमाव कोशिका के अंदर के वो दृश्य सुराग हैं, वो निशान हैं जो हमें उसकी सेहत, उसके पर्यावरण के साथ उसके संबंध, उसकी उम्र और यहाँ तक कि उनकी जेनेटिक बनावट के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। ये एक तरह से कोशिका की अपनी कहानी है। तो अंत में इन कोशिकीय जमावों को समझना महत्वपूर्ण क्यों है? सीधा सा मतलब है कि इनसे बीमारियों को पहचानने में, उनके कारणों को जानने में मदद मिलती है ना? बिल्कुल। ये हमें सेलुलर लेवल पर क्या हो रहा है इसकी जानकारी देते हैं। डायग्नोसिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही। और हाँ, एक विचार के साथ छोड़ जाता हूँ। हमने कहा कि लिपोफ्यूसिन उम्र बढ़ने और फ्री रेडिकल डैमेज का संकेत तो है, पर शायद खुद में हानिकारक नहीं है। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि इसकी मौजूदगी का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बीते हुए कल का एक निशान है, या ये कोशिका के वर्तमान स्वास्थ्य और उसकी विपरीत परिस्थितियों को झेलने की क्षमता, मतलब रेजिलियंस, के बारे में भी कुछ गहरा संकेत देता है? सोचने वाली बात है।